लास्ट क्लास में हमने निर्णय प्रक्रिया के का अर्थ और उसकी विशेषताएं बताई थी। अब आज हम करेंगे निर्णय प्रक्रिया के मुख्य चरण। निर्णय प्रक्रिया के चरण, मुख्य चरण जो है वो कई विद्वानों ने इसको अलग अलग तरह से डिस्क्राइब किया है। कई विद्वानों ने अलग अलग चरण भी दिए हैं। जैसे जॉन ड्यूवी ने 3 चरण बताए हैं निर्णय प्रक्रिया के। सबसे पहला है समस्याओं की पहचान करना, मतलब कि हम जो भी कार्य करने जा रहे हैं उसमें कौन कौन सी समस्याएं आएंगी उनकी पहचान करना। फिर दूसरा है विकल्पों की पहचान करना। अब उन समस्याओं को सुलझाने के लिए हम कौन से विकल्प का चयन करें, तो उसमें हमारे पास कितने विकल्प हैं, उन विकल्पों की पहचान करना। और तीसरा है कि कौन सा विकल्प सर्वोत्तम है, इसको जानना। कौन सा विकल्प सर्वोत्तम है इसको जानना। ये 3 चरण जॉन ड्यूवी ने दिए हैं कि हम सबसे पहले तो हमारी समस्या को पहचानें। हम कौन सी समस्या मतलब हम कौन सा कार्य करने जा रहे हैं उसमें कौन कौन सी समस्या आ सकती हैं, और फिर उसके बाद हम कई सारे उसके विकल्प ढूंढें। कौन कौन से विकल्प हो सकते हैं उनको पहचानें, और फिर इसमें से सर्वोत्तम विकल्प कौन सा होता है, कौन सा हो सकता है, इसका हम चयन करें या इसको हम पहचानें। उसके बाद एलन ने 6 चरण दिए हैं निर्णय प्रक्रिया के। इसमें सबसे पहला है समस्याओं के प्रकट होने की अवस्था, मतलब कि कौन सी, मतलब जैसे समस्या कौन कौन सी हो सकती हैं, इसको एक तरह से हमें एनालाइज करना, इसका विश्लेषण करना कि हम कोई भी कार्य शुरू करने जा रहे हैं तो उसमें कौन कौन सी समस्या आ सकती हैं। उसके बाद है तथ्यों को खोजना। हम उन तथ्यों को खोजें जिनसे हमारी समस्याओं का समाधान हो सकता है, उन तथ्यों को हम खोजें। उसके बाद है वास्तविक समस्या को पहचानना। अब हम तथ्यों को खोज लेते हैं, उसके बाद हमारे जो वास्तविक समस्या है उसको पहचानें कि वो क्या है। फिर उसके बाद विकल्पों की खोज करना। विकल्प कौन कौन से हो सकते हैं इस समस्या को दूर करने के, उनकी खोज करना। और उसके बाद उत्तम दल का चुनाव करना, मतलब टीम का चयन करना। हमें मतलब कि ये समस्या कौन कौन से व्यक्ति जो है वो सुलझा सकते हैं, वो कौन कौन से व्यक्ति हैं जो इसको सुलझाने में सक्षम हैं, तो इसमें उत्तम दल का चुनाव करना। फिर क्रिया की विधि का निर्धारण करना, मतलब कि हम कौन सी विधि से इसमें हम कार्य करेंगे, इसका हम निर्धारण करें। मतलब पूरा वर्क प्लान कर लें और उसको उस हिसाब से हम कार्य करें। कौन कौन सी विधि के द्वारा हम कार्य करेंगे, ये भी इसका भी हम चुनाव कर लें। ग्रॉस एंड क्रेंडल ने इस जो निर्णय प्रक्रिया है इसके 5 चरण बताए हैं। जैसे निर्णय की जाने वाली समस्या को परिभाषित करना। निर्णय की जाने वाली समस्या को परिभाषित करना, मतलब हम जो भी निर्णय कर रहे हैं उससे संबंधित कौन सी समस्या है उसको हमें परिभाषित करना पड़ेगा। उसके बाद वैकल्पिक समाधान ढूंढना। हम कौन कौन से वैकल्पिक समाधान हो सकते हैं जिनको हम कर सकते हैं। उसके बाद विकल्पों के संबंध में चिंतन करना। पहले हमने विकल्प ढूंढ लिए, अब हम उस एक एक विकल्प को उठा के हम उसके बारे में चिंतन करेंगे कि यदि इस समस्या को हम इस विकल्प से सुलझाते हैं तो कैसा रहेगा, उस विकल्प से सुलझाते हैं तो कैसा रहेगा, दूसरे विकल्प से सुलझाते हैं तो कैसा रहेगा। इस तरह से हम हर विकल्प का समाधान ढूंढना। फिर उसके बाद विकल्पों के संबंध में चिंतन करना, फिर एक विकल्प का चयन करना। फिर जब हम इन सारे विकल्पों को हम सोच लेते हैं, हम समझ लेते हैं, उसका विश्लेषण कर लेते हैं, तो फिर हम एक विकल्प को ढूंढते हैं, किसी एक विकल्प को ढूंढते हैं। और फिर उसके बाद
निर्णय के उत्तरदायित्वों को स्वीकारना। जब हम एक विकल्प को ढूंढ लेते हैं तो उस विकल्प में जो भी कमियां होंगी, जो भी रास्ते होंगे, जो भी हमारा कार्य करने का जो स्टाइल होगा, जितने भी हमारे उससे उत्तरदायित्व जुड़े हुए हैं, वो सारे कार्य हमें खुद को करने होंगे। तो इस तरह से हम निर्णय प्रक्रिया में हमारे जो मुख्य चरण होते हैं वो ये चरण होते हैं। और इसको मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझा सकती हूँ कि जैसे निर्णय की जाने वाली समस्या को परिभाषित करना। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम कोई सब्जेक्ट का चयन कर रहे हैं, ठीक है। अब हमारे पास कई सारे सब्जेक्ट्स होते हैं। जैसे आप 11th में आकर सब्जेक्ट का चयन करते हो तो उसमें आप जैसे फॉर एग्जांपल साइंस फील्ड में भी जा सकते हो, कॉमर्स फील्ड में भी जा सकते हो और आर्ट्स फील्ड में भी जा सकते हो, ठीक है। तो आपने ये विकल्प ढूंढ लिए। अब इन विकल्पों के उसमें आपने ये भी कर सकते हो आप कि हम ना तो साइंस फील्ड में जाएं, ना कॉमर्स फील्ड में जाएं, ना हम आर्ट्स फील्ड में जाएं, हम किसी प्रोफेशनल फील्ड में जाएं। तो हम उस हिसाब से अपने सब्जेक्ट्स का चयन करते हैं। मगर 11th में तो आपके पास यही 3 ऑप्शन होते हैं। इन 3 ऑप्शंस को ही आपको चयन करना होता है। तो अब आप साइंस फील्ड में जाएंगे तो आप क्या क्या कर सकते हैं, अगर आप कॉमर्स फील्ड में जाएंगे तो आप क्या क्या कर सकते हैं, और आर्ट्स फील्ड में जाएंगे तो क्या क्या कर सकते हैं। ये आपके विकल्प हो गए। मतलब विकल्पों से भी अलग विकल्प जुड़ गए। जैसे कि आप साइंस फील्ड में जाएंगे तो सबसे पहले तो आप डॉक्टर बन सकते हो, दूसरा इंजीनियर बन सकते हो। अगर आपने साइंस मैथ्स ले ली तो आप इंजीनियरिंग में जा सकते हो। अगर आपने साइंस बायो ले ली तो आप डॉक्टर बन सकते हो। अगर आपने दोनों ले ली तो दोनों विकल्प आपके लिए खुले रहेंगे। फिर आप में कितनी क्षमता है, आपका इंटरेस्ट है या नहीं है, आप मैथ्स में इंटरेस्ट रखते हो नहीं रखते हो, साइंस में आपका इंटरेस्ट है या नहीं है, आपका कैलिबर क्या रहा है, पिछले जो अनुभव है, पिछले जो परिणाम है, उनके अनुसार हम निर्णय लेते हैं कि पहले इसके मैथ्स में बहुत अच्छे नंबर आए थे, साइंस में बहुत अच्छे नंबर आए थे, तो अब ये साइंस और मैथ्स ले सकता है। या इसके मैथ्स में अच्छे नंबर नहीं आए थे, साइंस में अच्छे नंबर आए थे, साइंस बायो ले सकता है। फिर इसी तरह से आप बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं, जैसे बायोटेक्नोलॉजी है, जैसे ये फूड टेक्नोलॉजी है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं जिसमें आप साइंस मैथ्स और साइंस बायो लेके आप इसमें जा सकते हो। तो इसके क्या क्या विकल्प हैं ये आप ढूंढ सकते हो। जैसे हॉस्पिटल मैनेजमेंट है, इसमें भी आप जा सकते हो। डाइटरी जो वो है उसमें भी आप जा सकते हो, तो डाइटिशियन बन सकते हो। होटल ये मैनेजमेंट में भी आप जा सकते हो। तो बहुत सारी विकल्प हैं जिसमें आप जा सकते हो। तो इसी तरह से कॉमर्स में अगर आप आ गए तो आप बैंकिंग में जा सकते हो, आप फाइनेंस फील्ड में जा सकते हो, एक्चुरियल साइंस में जा सकते हो। आप कॉमर्स में गए तो लॉ फील्ड भी आप उसमें भी जा सकते हो, सीए भी बन सकते हो, सीएस भी बन सकते हो, कंपनी सेक्रेटरी, है ना, चार्टर्ड अकाउंटेंट। और इसके अलावा बहुत सारी फील्ड्स खुली हुई हैं कॉमर्स में। तो अगर आपका इंटरेस्ट फाइनेंस में है, अगर आपका इंटरेस्ट इसमें बैंक्स में है, अगर आपका इंटरेस्ट लॉ में है तो आप कॉमर्स ले सकते हो। और अगर आपका इंटरेस्ट आर्ट्स में है तो आर्ट्स में बहुत सारी सोशल फील्ड्स हैं, टिस में आप एडमिशन ले सकते हो। और बहुत सारे फील्ड्स हैं, सोशल साइंसेज हैं जिसमें आप ले सकते हो। आप एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर भी बन सकते हो इससे। तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अब आपको कौन सी सूट करती है, आपके लिए जो सर्वश्रेष्ठ है वो ज़रूरी नहीं है कि दूसरे के लिए सर्वश्रेष्ठ ही हो। तो ये चीज़ें, ये डिसीजन लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और आप कैसे, मतलब किस तरह से आप को कौन सी चीज़, कौन सी फील्ड ज़्यादा सूट करती है,
ये चीज़ें आप विकल्प ढूंढते हो। फिर उसके बाद आप निर्णय लेते हो कि आप कॉमर्स फील्ड में जाओगे या साइंस में जाओगे या आर्ट्स में जाओगे। आपने एक विकल्प चुन लिया। अब अगर आपने कोई विकल्प चुन लिया है तो फिर आप उस पर स्टिक करिए और उसके हिसाब से आप उसमें क्या समस्याएं आ सकती हैं, जैसे अगर आपने साइंस बायो ले ली तो आपको अगर आपके जहन में है कि आप डॉक्टर बने या फिजियोथेरेपिस्ट बने या फिर मतलब इसी फील्ड में मेडिकल फील्ड में जाएं, तो आपको फिर उसी राह को पकड़ना पड़ेगा। उसमें क्या समस्याएं हैं वो आपको सुलझानी पड़ेंगी और उस राह पे कैसे चल सकते हो आप, कंपटीशन कितना टफ है, कितनी आपको तैयारी करनी होगी, इस सब का आपको अंदाज़ा होना चाहिए और उसी के हिसाब से आप अपनी तैयारी करें। उसी के हिसाब से आप अपनी जो एबिलिटीज़ हैं उनको डेवलप करें। तो एक विकल्प का चयन करने के बाद उसमें क्या उत्तरदायित्व हैं, इन उत्तरदायित्वों को आपको पहचानना पड़ेगा और उन उत्तरदायित्वों को आपको सुलझाना भी पड़ेगा। तो इस तरह से आप हर समस्या का समाधान कर सकते हैं और अगर हम इस तरह से निर्णय लेंगे तो वो हमारे लिए ज़्यादा बेटर होगा कि हम कौन सी किस जगह जाना चाहते हैं, कौन सा कार्य करना चाहते हैं, फिर उन कार्यों में कौन कौन से विकल्प हैं, हमारे लिए कौन सा सूटेबल है और फिर हमने जो एक विकल्प को चयन कर लिया तो फिर उसमें जो भी समस्याएं हैं हम उनको सुलझाने में, उसके जो भी उत्तरदायित्व हैं हम उनको पूरा करने में अपना पूरी एनर्जी लगा देते हैं। तो ये आज हमने किया निर्णय प्रक्रिया की विभिन्न चरण। नेक्स्ट क्लास में इसी को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।